जय हिंद। आइए एक नए करेंट अफेयर टॉपिक, जैसा आपने टाइटल में देख लिया, चार धाम यात्रा। ठीक है, बहुत पॉपुलर या फिर चार धाम प्रोजेक्ट पॉपुलर है और कंट्रोवर्शियल इन नेचर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक हाई पावर कमेटी को इन तमाम ऐसे इको सेंसिटिव जोन के लिए, जैसे पूरे के पूरे हिमालयन रीजन जितना है सब इको सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकली इसका एक अपना मैग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। तो उसको देखते हुए हाई पावर कमेटी के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो चार धाम प्रोजेक्ट फिर से न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नए चेयरमैन की नियुक्ति वहां पर की है। तो आज हम चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और यह प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इसके कुछ कंसर्न क्या है इसके बारे में जानेंगे और साथ साथ अब तक क्या इसका किस प्रकार से अब तक इसका विकास हुआ है या क्या क्या इश्यूज हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, चार धाम प्रोजेक्ट, धाम एक हिंदी टर्म है। चार मतलब चार होते हैं, फोर। धाम मतलब होता है पिलग्रिमेज या फिर कह सकते हैं कि तीर्थ स्थल वगैरह, धाम मतलब कहा जाता है। तो चार धाम मतलब चार धामों से मिलकर चार धाम बना है, ठीक है, मतलब चार ऐसे चार तीर्थ स्थल, ठीक है। और प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, तो उन चार धामों से संबंधित कोई ऐसी परियोजना जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, चार धाम प्रोजेक्ट या चार धाम परियोजना। अब बात आती है कि ये है क्या। तो बेसिकली यह एक डेवलपिंग और वाइडनिंग 900 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। बेसिकली ये कह सकते हो कि नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो और उसकी वाइडनिंग, जहां पर ऑलरेडी बन चुके हैं उसे थोड़ा चौड़ीकरण, कहते हैं ना, सड़कों का चौड़ीकरण। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ठीक है, उसका विकास करना है जहां जहां नहीं है, और साथ साथ वाइडनिंग मतलब चौड़ीकरण उसका अब कहां नहीं है। तो पूरे के पूरे जो हिमालयन रीजन है जहां चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चारों धामों को आपस में लिंक करना है। किसके माध्यम से? तो रोडवेज के माध्यम से, ठीक है। अब उस लिंकिंग परियोजना एक प्रकार से कनेक्टिंग हिंदू पिलग्रिमेज, पूरे के पूरे हिंदू और कह सकते हैं कि पौराणिक और आदिकाल से हिमालय जो है हमेशा ऋषि मुनियों का वहां कैसे तपस्या करने जाते थे, ठीक है। तो पूरे के पूरे हिंदू या फिर भारतीय संस्कृति की बात करूं तो हिमालय का अपना एक महत्व रहा है, जहां से यमुना निकलती है, जहां से माँ गंगा का उद्गम होता है, उसे गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, जहां से गंगा गंगोत्री, जहां से यमुना यमुनोत्री, और जो है हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ भी। तो इन चारों धामों को आपस में सड़क के माध्यम से इंटरलिंक करने की ही यह एक परियोजना है। और जहां जहां सड़कें हैं लेकिन बहुत सक्रिय हैं, उसे थोड़ा चौड़ा करना है ताकि वहां से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जा सके, ठीक है। तो चार धाम महामार्ग परियोजना भी इसे कहते हैं, चार धाम महामार्ग परियोजना, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि महामार्ग मतलब एक तो मार्ग होता है कि मतलब सिंपली आप, अरे यार, ठीक है, एक तो मार्ग होता है कि सिंपली जो है मतलब रोड वगैरह कह सकते हो, या मार्ग मतलब होता है ये पथ होता है, सड़क होता है, ठीक है। महामार्ग मतलब तो मतलब महान, ठीक है। आगे है इसके कुछ कंसर्न है। कंसर्न क्या है? तो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिली ट्रेन। सबसे बड़ी बात है कि हिमालयन पूरे के पूरे हिली ट्रेन है, उसमें कंस्ट्रक्शन तो पूरे होगा तभी तो मतलब रोड वगैरह का जाल बिछाया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए जो है रोड का देखते हो, एक प्लेन एरिया में तो कंस्ट्रक्शन होता है तो कितना धूल मिट्टी और मिट्टियों की कटाई के ऊपर उसके ऊपर डाला जाता है। फिर पूरे के पूरे जो है जो वृक्ष वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, वो उसे उखाड़ा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो है इकोलॉजिकली कह सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट होता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है कि यह हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, और सबसे बड़ी बात है इको सेंसिटिव जोन है, तो इसका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना स्वाभाविक है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो रेसिपी फॉर डिजास्टर, और डिजास्टर के लिए रेसिपी इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे आप माउंटेन को और वहाँ के वृक्षों को काटेंगे, हटाएंगे, तो माउंटेन को ग्रिप करने के लिए वृक्ष कह सकते हैं कि प्राकृतिक देन है कि वो माउंटेन को ग्रिप करके रखता है। जैसे आप गांव में देखोगे कि जहां अधिक पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वहां का सॉइल इरोजन उतना नहीं होता है, क्योंकि जो सॉइल को जो है एक प्रकार से ग्रिप करने का काम करता है प्राकृतिक के रूप में। जो वहाँ छोटे छोटे पौधे वगैरह होते हैं वो उसका जो रूट है वो सॉइल को ग्रिप करके रहता है, तो इरोजन नहीं होता। ठीक उसी प्रकार पूरे के पूरे हिली एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो वहाँ
कह सकते हैं कि उसे माउंटेन की स्टेबिलिटी करती है। अगर जो है पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं है, पहाड़ों को ऐसे मट्टी की तरह नहीं जेसीबी ला के कोड़ा जाता है, उसके लिए तो वहाँ कह सकते हैं तोड़ फोड़ किया जाता है, मतलब डायनामाइट से या थोड़ी बहुत मतलब बम बारूद का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक बार से ब्लास्ट होता है और फिर तो उन तमाम ब्लास्टों से या फिर उसके वहाँ से हटाने से या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से इधर उधर करने से पूरे के पूरे सिस्टम में इनस्टेबिलिटी भी आती है। और स्वाभाविक सी बात है कि जो एक प्राकृतिक का देन है, प्राकृतिक स्वरूप है, उसे हम बदलने जा रहे हैं तो उसका उस पर प्रभाव पड़ता ही है। भले ही इस पूरे के पूरे परियोजना का बहुत लाभ होगा, वहाँ के जो स्टेट हो वगैरह के लोग होंगे, वहाँ उनकी जॉब, एम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ टूरिस्ट जाएंगे आने वाले समय में तो लाइवलीहुड और इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि बेनिफिशियल बनाने के लिए जो है पूरे के पूरे उस स्टेट के लिए यह परियोजना अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट और एक कह सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। आगे है फेलिंग ट्रीज, लैंडस्लाइड वगैरह देखोगा, पेड़ पौधे कटेंगे तब, ठीक है। आगे है बाईपासिंग। बहुत लोगों का कहना है कि यह जो है ना इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि जो असेसमेंट होता है, इकोलॉजिकल कोई भी प्रोजेक्ट बनती है अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में तो उसकी एक अपना मूल्यांकन किया जाता है और एक क्लियरेंस लिया जाता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि यह इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है इस परियोजना के लिए सही रूप में लिया नहीं गया, और क्योंकि यह पूरी की पूरी इको सेंसिटिव जोन में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोड का वाइडनिंग है वो एक लंबे किलोमीटर मतलब 900 किलोमीटर का वाइडनिंग है, तो ये परियोजना जो है अपने आप में इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब सारी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में पड़ता है, इसलिए इसको लेकर बहुत ही हाई तौबा मचा हुआ रहता है। कई लोग जो है पिटीशन वगैरह फाइल कर देते हैं इसके अगेंस्ट में, और किए भी। तो फिर सबसे बड़ी बात है कि इसका हम देख लेते हैं पहले फाउंडेशन 2016 में मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। चैलेंज किया गया ऑन द इन्वायरमेंटल ग्राउंड, ठीक है, वातावरण और पर्यावरण के दृष्टिकोण को देखते हुए या फिर इन्वायरमेंट के बिहाफ पे और उस ग्राउंड पे जो है इस परियोजना को चैलेंज किया गया। और उसके बाद एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो है अपना इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे देती है, ठीक है, 2018 में, ठीक है। लेकिन एससी ने है फिर इस पे स्टे लगाती है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है कहती है कि ठीक है आप बनाइए, परियोजना बनाइए, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि देखो आप कोई ना कोई डेवलपमेंट करेंगे, सिंपल सी बात है कि आप दिल्ली में हैं या कहीं भी, दिल्ली में जो इतना डेवलपमेंट है तो ये एक दिन की तो देन ही नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, रोडें बने, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या फिर जो भी कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसका भी तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ होगा। भले ही यह इको सेंसिटिव जोन नहीं है, बट अभी भी देखोगे तो दिल्ली में जब भी पॉल्यूशन जब ठंड के दिनों में अधिक बढ़ जाती है तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह रहता है उसे कम कर दिया जाता है। अब जैसे व्हीकल वगैरह रन होता है तो उससे भी पॉल्यूशन इमिट होता है। तो कह सकते हैं कि देयर वेर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दीज टू आर द सेम फेसेस, दीज टू वर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। तो आप कह सकते हो कि एनजीटी के क्लियरेंस मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे लगाती है, लेकिन परियोजनाओं को कहते कि नहीं आप इसमें चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो रोड की जो विड्थ होगा मतलब उसकी चौड़ाई होगी वो 5.5 मीटर की ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो पूरा का पूरा उत्तराखंड वगैरह हो गया या फिर आपका लद्दाख रीजन हो गया या इधर सिक्किम वगैरह हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि राज्य ही नहीं है, यह एक बॉर्डर्ड स्टेट भी है जिसकी सीमाएं जो है चाइना से, नेपाल से, उधर भले ही अभी अफगानिस्तान से हमारा इंस्टेंट बॉर्डर लिंक नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे तो चाइना और म्यांमार वगैरह, तो पूरे के पूरे जो है एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण हमारी जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको भी आप फुलफिल करने का कह सकते हो कि इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि चलो 4 धाम यात्रा तो ठीक है, लोग जो है पूजा पाठ करने जाएंगे, लेकिन साथ साथ हमारी जो है देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और डिफेंस आर्म एम्यूनिशन और डिफेंस मैन पावर सिक्योरिटी फोर्सेस को लाने और ले जाने में भी इस परियोजनाओं के माध्यम से जो है बहुत मदद मिलेगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका मॉडिफिकेशन करके जो 5.5 मीटर का रोड का चौड़ीकरण था उसे 10 मीटर तक रखा है, बोला कि नहीं 10 मीटर तक रहने दिया जाए। तो इसी को लेकर घिच्चातारी हो रहा है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो। तो टॉप कोर्ट फिर हाई पावर एक कमेटी का गठन करती है कि लुक इनटू द मैटर, ठीक है,
रोड का चौड़ीकरण, क्योंकि चौड़ीकरण से ही संबंधित सारे इशू अराइज होते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यह परियोजना तो बहुत हद तक संपन्न भी हुई और इसी का परिणाम है कि अभी उत्तराखंड में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी फिर से दोबारा बहुमत में आती है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता। अगर यह परियोजनाएं कंप्लीट हो जाती है तो आने वाले कह सकते हैं कि 5 से 10 सालों में पूरे के पूरे उस रीजन का जो है इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है बदल जाती है। जैसे देखो अयोध्या में जब से राम मंदिर के पक्ष में जो है फैसला गया, पूरी की पूरी वहाँ की इकोनॉमिक ही बदल गई, पूरी की पूरी कह सकते हैं वहाँ की लैंड का मतलब वहाँ की भूमि का जो है मूल्य कई एक गुना बढ़ गया। आने वाले समय जब पूरी की पूरी राम मंदिर तैयार हो जाएगा तो देखोगे कि वहाँ की पूरी जो है इकोनॉमी जो है उस मंदिर पे बेस होती है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब झारखंड में एक बहुत पॉपुलर मंदिर है बैद्यनाथ धाम, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ से उस मंदिरों से चलती है। श्रावणी मेला लगता है, इतनी भीड़ रहती है। तो इस पूरी की पूरी परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो क्योंकि यह जो है एक 4 धाम है, ठीक है, 4 धाम, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिंदू मान्यताओं और सनातन संस्कृति को कह सकते हैं कि जोड़ने की यह एक परियोजना है, जिससे कि जो भी धाम में जाने का प्रयास करेंगे वो उनके लिए मार्ग सुगम हो सके और सुलभ हो सके। तो 4 धाम परियोजनाएं और कह सकते हैं कि अभी इसका पूरी के पूरे अभी देखो सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी जो है गठन किया गया था, तो इसको पूर्व चेयरमैन ने रिजाइन दे दिया। अब एक नए चेयरमैन की नियुक्ति की जा रही है। खैर ये परियोजना तो महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसकी मॉनिटरिंग भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। तो देखिए 12,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, तो इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक को यहीं समअप करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डेवलपमेंट किया जाए लेकिन हम इकोलॉजी को और इन्वायरमेंट को नज़रअंदाज करके ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर पूरे के पूरे वातावरण रहेगा तभी हम रह पाएंगे, ठीक है। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, वातावरण पर ही आश्रित होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिस भी रूप में आप जाने, ठीक है। वातावरण का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण ना रहेगा तो हम भी ना रह पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ ग्रेट डे।